Radio City Originals. Oh, he's gonna what a shot! अरे ये नहीं रे, Clean ball. It was an in-swinger. क्या पका रहा है? Big appeal for caught behind, and he's given it. अरे बंद कर रे। It's not a cricket podcast. हे गाइस, हाउ यू डूइंग? रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मुझे यानी हमराज बौराई को, शो पर जिसका नाम है नॉट अ क्रिकेट पॉडकास्ट। एक ऐसा शो जहां हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे स्पोर्ट्स की दुनिया के कुछ खिलाड़ियों को और उनसे जानेंगे उनके खेल से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन पल और कुछ किस्से। और आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है वेटरन इंडियन हॉकी प्लेयर द लेजेंड मीर रंजन नेगी। और सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा 1982 एशियन गेम्स के बारे में। वो आखिर हुआ क्या था सर? क्योंकि मैंने काफी आर्टिकल्स पढ़े, पर मैं आप ही के थ्रू जानना चाहता हूँ, आप ही की जुबानी। 5 साल इंडिया खेलने के बाद में वो मेरी जिंदगी का लास्ट मैच था जब हम लोग एशियन गेम्स 1982 का फाइनल खेल रहे थे और हमारे सामने हमारे जो बिल्कुल एकदम प्रतिद्वंदी हैं पाकिस्तान, उनकी टीम थी। तो पाकिस्तान के साथ में जब भी हिंदुस्तान के कोई मैचेस हुआ करते थे, पहले भी क्रिकेट हो हॉकी हो, तो एक ना अलग किस्म का माहौल बनता है। और उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी थी। उन्होंने कहा कि आप ये मैच जीतोगे तो हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। राजीव गांधी जी उस समय सियासत में आ रहे थे, पॉलिटिक्स में। वो भी वहां पर रोज हमारे एशियन गेम्स के विलेज में आते थे और इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप किया उन लोगों ने, इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप किया कि जो हम लोग खेलना चाहते थे वो बिल्कुल भी नहीं खेल पाए, बिल्कुल नहीं खेल पाए। और हाँ, और टीम जो थी वो बहुत बुरी तरह से हार गई, 7 गोल से हार गई। और इसके अलावा एक टीम में प्लेयर था, वो उसकी घुटना खराब था, उसको उन्होंने जबरदस्ती खिला दिया। टीम वहां से टूट भी गई। पहली बार हम लोग एस्ट्रोटर्फ पर खेल रहे थे। वो दौर ऐसा था जिस समय नया नया एस्ट्रोटर्फ आया था और एस्ट्रोटर्फ पर खेलना बिल्कुल डिफरेंट रहता है। कोचेस हमारे इंडिया के थे, मालूम नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाई थी। और होता है कई बार कि एक आध मैच आप बिल्कुल ही नहीं खेल पाए। लेकिन अगले दिन किसी अखबार वाले ने लिख दिया कि नेगी ने 1 गोल का 1 लाख रुपए लिए। और उसके बाद में जैसे एक होड़ सी लग गई, ऐसी होड़ लगी कि वो सब लोग कहने लगे कि इसने पैसा लेके पाकिस्तान के साथ में जानबूझ के गोल खा लिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो पहली बार है ना, हिंदुस्तान ने एक गद्दार दे, एक ऐसा इंसान जो मतलब जहां निकलता था वहां से लोग पत्थर मारे, गाली बकें और बहुत ही खराब, मतलब बहुत ज्यादा खराब। हाँ, मेरे घर के शीशे वगैरह तोड़ दिए, जिस घर में मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। और मेरा ग्राउंड में अंदर आना मुश्किल हो जाता था। जब मैं ग्राउंड में जाता था तो वहां पर लोग पीछे से हूट करते थे, बहुत गलत तरीके से हूट करते थे। 7 गोल खाने वाला नेगी आ गया, देखो देश को ये कर दिया, वो कर दिया। और ये चलता रहा ऐसा। और यहाँ जब मेरी शादी हुई तो उस जमाने में ये मतलब जनरेटर्स नहीं हुआ करते थे आम शादियों में। किसी ने ना वो मेन कटआउट निकाल लिया और वो अंधेरे में शादी हुई। मेरे दोस्तों ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, स्कूटर स्टार्ट की और उसकी रोशनी में शादी। और वो सारे दोस्त आज हम लोग यहाँ इंदौर पर बैठ के याद करते हैं कि यार देख, तेरी शादी में हमने ऐसा किया। ये पिक्चर में तो कुछ दिखाया नहीं एक्चुअली, जो हकीकत की जिंदगी में। और वो मैं 16 साल तक झेलता रहा। 16 साल बहुत होता है। और लेकिन उन 16 साल में मेरे ख्याल से एक दिन ऐसा नहीं गया मैं मैदान में नहीं गया। तो वो सारी की सारी जो मेहनत थी, जो हॉकी का प्रेम था, वो काम आया। और 1998 में जब बैंकॉक के एशियन गेम्स हो रहे थे, तो एक दोस्त था मेरा, वो मेरे साथ में हॉकी खेला करता था, ज्योति कुमारन। वो इंडियन हॉकी फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी बना। उसको मेरा हॉकी प्रेम मालूम था। उसने 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स की हॉकी टीम की कमान जो थी वो मेरे हाथ में सौंप दी। उस टीम की कप्तानी धनराज पिल्ले। और
वो पूरी टीम को संभालना, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरी टीम को इकट्ठा करना, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो ऑलमोस्ट छोड़ के चले गए थे हॉकी, मतलब उन्होंने अपना संन्यास जैसा ले लिया था। तो हम लोगों ने उनको वापस लेके आया टीम तक। उसमें हमारा गोलकीपर आशीष बलाल भी था। ही वाज नॉट देयर इन द कैंप एंड वी लिटरली ब्रॉट हिम आउट ऑफ नोवेयर। जब 32 साल के बाद में हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीता, उसमें आशीष बलाल हीरो रहा। क्या तो वो बात हमारी है। जो सारी मेहनत थी, वो सारा का सारा वो सब काम आई। पूरे टीम को हम लोगों ने एकजुट करके रखा। बहुत सारी कहानियां उसके साथ में जुड़ी हैं, किसी दिन आराम से बताएंगे। लेकिन ये कहानी एक और है कि जब हम वापस लौटे तो टीम का एक अलग किस्म का स्वागत हुआ। हमारी टीम के 7 प्लेयर्स और दोनों कोचेस को निकाल दिया गया। मतलब एक ऐसा मौका था जिस समय हॉकी का पूरा पुनर्जीवन हो सकता था। वी कुड रिवाइव हॉकी दैट टाइम। ऐसा जबरदस्त माहौल था। हम लोग जीत के आए यार, 32 साल के बाद में। उन्होंने हमें एंजॉय तक नहीं करने दी और हमको निकाल दिया, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग धनराज पिल्ले, उन्होंने फेडरेशन से कहा कि आपको अगर 2 करोड़ की स्पॉन्सरशिप मिल रही है तो 10-10 लाख रुपए हम लोगों को दे दो। 10-10 लाख नहीं, 1-1 लाख रुपए। सही बात है। 1-1 लाख रुपए, यानी हम लोगों ने 20 लाख रुपए मांगे थे। तो फेडरेशन ने सबको निकाल दिया, कोचेस निकाल दिया, पूरी टीम खराब कर दी। वो एक बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा पेडेस्टल था जिसके ऊपर से हॉकी का नया पुनर्जन्म हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में मैं वुमेन हॉकी में गया। वुमेन हॉकी ने भी मेरे कोचिंग में जितने भी टूर्नामेंट खेले सब में गोल्ड मेडल मिले। 2002 and 2000। हाँ, 2003, 2004 में हम लोगों ने एशिया कप, एफ्रो-एशियन गेम्स ये सब जीते। करेक्ट। फिर वो जब चंदे बनी, उसके बाद में एक बार फिर से माहौल बना। लेकिन कहीं ना कहीं पे फेडरेशन के लोग जो हॉकी के बड़े प्लेयर्स हैं जिनके नाम, उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। फेडरेशन में वो लोग बैठते हैं, एसोसिएशन में वो लोग बैठते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत हॉकी खेली होगी या हॉकी से उनको बहुत ज्यादा मतलब। क्रिकेट में आप देखते हैं कि सौरभ गांगुली जो है वो आज क्रिकेट को हेड करते हैं। तो वो चाहे कुछ भी करें, क्रिकेट के साथ में ना इंसाफी नहीं कर सकते। अपने खेल के साथ में वो ना इंसाफी नहीं कर सकते, वो अच्छे से अच्छा करेंगे। और ये सोच अगर फेडरेशन के लोग, गवर्नमेंट में बैठे लोग जिस दिन समझ जाएंगे तो भारत का भला होगा। और अभी आपने सुना ही होगा कि हमारे एक नरेंद्र बत्रा थे भारतीय हॉकी संघ के, उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं लाइफ टाइम प्रेसिडेंट रहूंगा, खुद ही सेल्फ अपॉइंटेड। और उन्होंने एक लेडी को रखा वहां पर, एलिना नॉर्मन, बाहर से लेके आए वो किसी को, उसको उसका सीईओ बनाया। किसने अपॉइंट किया मालूम नहीं, गवर्नमेंट उसको पैसा देती, लेकिन 12 लाख की सैलरी पे रखा उनको, करीब करीब 10 से 12 लाख रुपए एवरी मंथ शी वाज पेड। हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे खिलाड़ी हैं, उनको एक पैसा नहीं देते, एक पैसा नहीं देते कभी कोचेस को। एक मेरे को आज तक इन्होंने हॉकी कोचिंग में कभी पैसा नहीं मिला, नॉट 1 पैसा कभी नहीं देते। कुछ जीतेंगे तो उसके बाद में कुछ अवार्ड्स वगैरह। हाँ, लेकिन है ना, ये इन्होंने इस तरह का जो जाति करी के चलते अभी वो हाई कोर्ट ने, वहां पर दिल्ली कोर्ट ने हमारे प्रेसिडेंट को निकाला। और असलम शेर खान जो हमारे 75 वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स में थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, उनको कुछ देर के लिए हॉकी संभालने के लिए दिए। लेकिन अभी तक हौच पौच चल रहा है। सामने कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं और हॉकी की सियासत में जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो कहीं ना कहीं ये फेडरेशन की ही गलती रही है शुरुआत से लेके अभी तक। फेडरेशन की गलती तो है, बहुत बड़ी गलतियां हैं। उनको जो हमारे एक तो खिलाड़ी लोग होते हैं ना, वो हमारे देश के जेवल्स होते हैं, हमारे देश के मतलब मोती होते हैं, है ना। उनको बहुत संभाल के रखना चाहिए। जेवल्स मतलब जो होते हैं उनको बहुत प्यार से, सम्मान से, आदर के साथ में रखना चाहिए। ये लोग नहीं करते। ये लोगों ने धनराज पिल्ले के साथ में सारी पॉलिटिक्स खेली, कोशिश करे कि उसको ओलंपिक्स नहीं गया। और धनराज पिल्ले के अंदर वो जो फायर थी,
जो फायर थी वो मैंने बहुत कम खिलाड़ियों में देखी। और वो किसी को भी कुछ बोल देते थे, ये वेरी एग्रेसिव, किसी को बोल देते, है ना? उसकी वजह से वो क्या होता है कि जब आप टीम से किसी को निकालते हो तो आपकी ईगो तो शांत हो जाती है, आपका अहम जो है उसको एक बहुत अच्छा वो मिलता है, लेकिन देश का नुकसान होता है। एग्जैक्टली। और ये बात हॉकी के जो कर्ता धर्ता हैं वो समझ नहीं पाते। अभी रिसेंटली हमारी वुमेन हॉकी जो थी वो FIH के वर्ल्ड कप में खेलने के लिए गई थी। पिछले वीक में 9th पोजीशन आई उनकी। पर आपको जान के आश्चर्य हुआ कि जो हमारी टीम की कप्तान थी ओलंपिक्स की, रानी रामपाल, उसको ये लोग लेके नहीं गए। हाँ, मैं यही कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं लेके जा रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम जिस लड़की ने लीड किया भारत को सिंगल हैंडेडली, जिसकी वजह से हम लोगों ने इतना अच्छा ओलंपिक्स में प्रदर्शन किया, बहुत जबरदस्त, ऑलमोस्ट हम लोग मेडल जीतते रह गए। एग्जैक्टली। उसको ये लोगों ने न जाने किन कारणों की वजह से टीम से बाहर कर दिया, और कोई बोलने वाला नहीं वहां पर, कोई कहने वाला नहीं। आज भी खामियाजा कौन भुगतेगा? हिंदुस्तान भुगतेगा, हॉकी भुगतेगी। और हॉकी की पॉपुलैरिटी का पर बहुत बड़ा असर होता है इन चीजों का। आप समझने की कोशिश करो, अगर हम लोग कोई वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स जीत के आएंगे, आप यकीन माना हमराज, जगह जगह बच्चे लोगों को खेलते हुए देखोगे आप हॉकी। हाँ। ये अभी रिसेंटली हुआ है जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, इसमें अगर आप मुझे पूछेंगे कि मुझे कैसा मैच अच्छा लगा, मेंस और विमेन्स टीम में किसका मैच बेहतर लगा, तो मैं बोलूंगा मुझे विमेन्स टीम का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर लगा। मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने खेला है, जो परफॉर्मेंस की है, सविता पुनिया ने भी जिस तरीके से गोल रोका है, मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं बोल रहा था मम्मी नेगी जी खुश हो जाएगी, देख लेना कि कोई गोलकीपर है आज के टाइम पे जो इतना फुर्ती दिखा रहा है। एंड वो मेंस हॉकी टीम से PR श्रीजेश एक बहुत जबरदस्त गोलकीपर के रूप में उभरे। मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों में मैंने इतना अच्छा गोलकीपर देखा नहीं। और वही बात सविता पुनिया की भी। करेक्ट। मेंस हॉकी में श्रीजेश, यहाँ पे ये सविता पुनिया, दोनों क्या गजब का प्रदर्शन कर दिया इन लोगों ने, सच में दिल फिट। मतलब विमेन्स टीम का तो ऐसा रहा, मतलब वो मैच भले ही हार गए हो, बट लेकिन पूरे इंडिया का दिल तो उन्हें जीत ही लिया है। मतलब जो अभी फॉर्म है ना, जो आजकल हॉकी, मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो लोग, मैंने देखे बच्चे आजकल, जब मैं स्टेशन से आता हूँ तो कई सारे लड़के लड़कियां हॉकी का किट लेके खेलने के लिए जा रहे होते हैं। मैं बोला हाँ यार, कुछ तो है, जादू आ रहा है वापस। ध्यानचंद जी खुश हो जाएंगे। वर्ल्ड कप में है ना, अगर ये लोग जीत के आते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सच में टीम बहुत अच्छा कर रही थी। और अभी हमारी पोजीशन भी जो है लड़कियों की काफी अच्छी हो गई थी। मेंस हॉकी में हम लोग 5वीं पायदान पे हैं वर्ल्ड में। क्योंकि जो 5वीं, जो 1 से लेके 5 तक, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इट वाज नॉट ऐसा कोई इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं था जिसे हम अचीव नहीं कर सकते, हम कर सकते थे। लेकिन उन बच्चों पे विश्वास करना जो हमारे देश के लिए वो ब्लू जर्सी में वहां पर खड़े हुए हैं, उनके अंदर वो भरोसा पैदा करना, यू इंस्पायर देम। एक ऐसे आदमी को वहां खड़े करो, ये इन्होंने कभी सोचा नहीं। 2003-2004 के बाद में इन्होंने मुझे कभी वापस इंडियन हॉकी टीम में चांस भी नहीं दी। मैंने कई बार बोलने इनको मौका दो, मैं है ना करके दिखाऊंगा कुछ। मुझे लग रहा था कि आपने शायद छोड़ दिया हो, ये लोग ने आपको चांस नहीं दिया। नहीं, इन्होंने चांस ही नहीं दिया। मैंने बहुत बार बोला इनको, तो गलत बात है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, ये जितने फॉरेन कोचेस है ना, इनसे अच्छा करके नहीं दिखाऊं जिंदगी में, तो जो आप बोलो मैं हार जाऊं, तो बोले हार जाओ। FIH का कोर्स हमने मैंने टॉपर रहा मैं, NIS की पूरे कोचिंग प्रोग्राम का, पूरे हिंदुस्तान। ऐसा थोड़ी हम लोग देख के बता दें किसी भी खिलाड़ी में क्या कमी है। और अलग अलग जगह से लड़कियां आती हैं हिंदुस्तान की, उनकी साइकोलॉजी अलग है, उनको समझना अलग है। फॉरेन कोचेस दबा दुबू के इंग्लिश के ये कैलकुलेटर, ये अपना लैपटॉप के ऊपर हॉकी नहीं खेल सकते। करेक्ट। यू हैव टू कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, पूरा अलग किस्म का वो फील है। तो सर मेरा यही सारी चीजें जो है
आपने चक दे इंडिया में भी दिखाया था कि किस तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए बिटवीन द कोच एंड द प्लेयर्स। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपकी जिंदगी की अगर देखा जाए तो दो पारियां रही, एक एज अ खिलाड़ी और एक एज अ कोच, तो आपको कौन सा किरदार ज्यादा अच्छा लगा? ऐसा कहना मुश्किल है। मैं हमेशा करंट में रहता हूँ और करंट में एंजॉय करता हूँ, है ना। मेरा बचपन, मेरा सबसे अच्छे दिन थे जब मैं अपने माता पिता के साथ में रहता था। तो मेरे सबसे अच्छे दिन थे, मैं महीनों कैंप्स में अपने परिवार से दूर, अपने से दूर, मालूम है कि खराब परिस्थितियों में भी, जहाँ टीम के शर्ट लगे हैं भारतीय हॉकी टीम के, और बहुत बैरक्स में, लेकिन हम लोग बहुत मस्ती होके जिए। उसके बाद में जब कोचिंग का मौका आया तब भी बहुत एंजॉय किया मैंने। और आज जब चक दे इंडिया रिलीज, उसके बाद में वो जो डांस प्रोग्राम किया मैंने, झलक दिखला जा, उसके बाद में मैंने मतलब नहीं, हर बार कुछ नया करने की कोशिश। आपने रीजनल सॉन्ग्स भी तो किए थे, हर्षु मामा। मामा मैंने किया। अभी रिसेंटली एक मूवी की शूट करके आया हूँ मैं। ओके। हाँ, उसका पोस्ट एडिटिंग चालू है। उसमें मैं पहली बार सुनहरे पर्दे पर नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने पे डांस कर। क्या बात है। वो भी अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीने में रिलीज हो जाएगी मूवी, पहली बार। और हम लोगों ने पूरा गुप्त काशी में जाके पूरा शूट किया वो गाना। कहीं ना कहीं पे डायरेक्टर है हमारी उर्मी नेगी, उनको पसंद नहीं आया वो, क्योंकि ना कुछ मेले का सीन था, भीड़ भाड़ कम थी। यहाँ आने के बाद में पूरा का पूरा हम लोगों ने ये अपना मुंबई शहर में लोकेशन ढूंढ के, वहां गोरेगांव के पास में कहीं आगे की तरफ, बहुत दहसर वैसर साइड में, वो पूरा का पूरा गाना फिर से रिशूट किया। फिर से रिशूट किया और बहुत अच्छा वो आया है, सुना है मैंने। आप लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ हर समय, हर पल, लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। यहाँ मुझे अभी उत्तराखंड समाज का अध्यक्ष बनाया है। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू पूरे गौर चल। और यहाँ पे भी हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं हर बार। ये करो, वो करो, लोगों के साथ में। हमारा यहाँ प्रकाश हॉकी क्लब है, वहां पर बच्चे लोगों को हॉकी सिखाना, कहीं न कहीं इंस्पायर करना। एवरी मंथ मेरे ख्याल से मेरा 12 से 15 दिन ट्रैवलिंग में जाता है। तो एक एक पल जो है जिंदगी का, ये बहुत कीमती है। एंड मुझे लगता है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत कुछ करना। क्या बात है, सुपर, बिल्कुल सही कहा आपने। नेगी जी, सर मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपके लाइफ में कई सारे फैसिनेटिंग मोमेंट्स रहे होंगे, और अगर फैसिनेटिंग की जगह मैं कहूँ कि चक दे वाला मोमेंट, तो आपकी लाइफ का चक दे वाला मोमेंट कौन सा होगा? मेरे ख्याल से ये मैंने सभी, मतलब वो पूरा का पूरे दौर देखे। बहुत लंबी जिंदगी हुई मेरी। आई एम 63 नाउ, 64 आई एम टचिंग। लेकिन जब वो जो मैंने डांस प्रोग्राम किया था, तो पहली बार मैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर गया, और डांस का प्रोग्राम जब खत्म हुआ, उसके बाद से जो फोन आना शुरू हुए, रात को 2 बजे तक फोन कंटिन्यूअस चल रहे थे। तो पहली बार मीडिया की पावर को महसूस किया मैंने, पहली बार। और उसके बाद में सबको मालूम था ये चक दे इंडिया मेरी कहानी है। पहली बार मेरा चेहरा जो था वो लोगों के सामने आया था, और मेरा घर से निकलना मतलब एक तरह से मुश्किल हो गया। आपका कैमियो भी था उस मूवी में। तो लोग इतना भीड़ भाड़, ये वो, मैं दिल्ली गया तो वहां पीछे लोग भाग रहे हैं आपके पीछे फोटो खींचने के लिए, ये करने के लिए। तो इतना ज्यादा मतलब लोगों का प्यार मिला, वो मैंने पहली बार महसूस किया कि आपको ना, मतलब वो सेलिब्रिटीज लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं। और ना वो जितने भी बॉलीवुड के लोग थे, वो कितने आदर और सम्मान और प्यार के साथ में मिलते थे। मेरी जिंदगी में मैं सोचता हूँ कि एक सपना जैसा रहा वो पूरा का पूरा दौर। तो ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद और बहुत धन्यवाद मानता हूँ मैं कि जो कुछ भी मैं आज हूँ, उसमें उन सभी लोगों का योगदान है जिन्होंने मेरे को प्यार दिया, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए
प्रोत्साहित किया। साइड किया। you know? करेक्ट सर। सर चक दे इंडिया की बात चल रही है, तो मैं ये भी हमारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे कि इतने सारे प्लेयर्स में से आपको सबसे अच्छा ट्रेनिंग देने में किसे मजा आता था? तब वो कौन सा प्लेयर था जो तुरंत कैच कर लेता था कि ओ इस तरीके से हमें खेलना है? इसमें शाहरुख भी है वैसे, अगर हाँ, आप चाहो तो उनके भी। नंबर 1 एक्चुअली। ओके, ही वाज नंबर 1। ओह, ही वाज नंबर 1। ये जितने भी एक्टर्स होते हैं, हम्म ये लोगों की है ना ग्रेस्पिंग पावर बहुत तगड़ी होती है, हम्म बहुत मतलब बहुत ज्यादा तगड़ी रहती है। हम्म और इनको ये लोग बहुत ऑब्जर्वेंट रहते हैं कि मतलब कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तो उनके दिमाग में एक बार बैठ जाता है कि ये ऐसा करना है, तो बकायदा वैसे ही करते हैं। जब मैंने इनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, ये लड़कियों को जो चक दे इंडिया में थी, तो एक दो को छोड़ के किसी को हॉकी खेलना आता नहीं था। तो जब ये हिट मारती थी तो वो हॉकी स्टिक ऊपर से निकल जाती थी, बॉल वहीं रह जाती, तो वो हंसती थी। मैंने कहा आप हंस रहे हो, आज से 6 महीने बाद आपको हिंदुस्तान टीम का कलर पहनाया जाएगा, और पूरा देश आपको देखेगा और ये कहेगा कि लड़की को खेलना नहीं आता। करेक्ट। और जब उसकी फिर वो ट्रेनिंग शुरू हुई, उसके बाद में इतनी मेहनत करी उन लोगों ने, इतनी मेहनत करी कि पूरी मूवी अगर आप देखते हैं हमराज, आप कह नहीं सकते कि ये हॉकी प्लेयर नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। गोलकीपर कोई नहीं कह सकता कि वो, उनका हर एक अंदाज, उनका चलने का तरीका, उनका ये लेकिन यस, शाहरुख जी के साथ में काम करने का मौका मिला। 2 साल हम लोग साथ में थे और इट वाज अमेजिंग। मतलब उनके जितने भी डायलॉग्स हैं वो एक बार वो पढ़ लेते हैं, वो 2-3 पेज के, तो दोबारा उनको देखने की जरूरत नहीं है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पूरे शूट के दौरान उनका कोई भी एक भी फंबल हुआ हो, एक भी फंबल नहीं है, है ना, इतनी। और मुझे याद है हम लोग जब एक्चुअल मैचेस का शूटिंग कर रहे थे, जैसे पेनाल्टी कॉर्नर का शूट कर रहे थे, तो पेनाल्टी कॉर्नर शूट कर रहे थे, तो जो हमारे उसके प्लेयर थे उनको बोला साउंड कैमरा एक्शन, तो उसने वो बॉल फेंकी तो इनसे बॉल रुकती नहीं थी टेंशन की वजह से। बॉल रोकनी पड़ती है ना पेनाल्टी कॉर्नर में, ऐसे पीछे से एक आदमी बॉल रोकता है, फिर दूसरा आदमी हिट लगाता है, या वो ड्रैग क्लिक फेंकता है। हमारी लड़कियों ने, आप विश्वास करोगे, 10 में से 10 एकदम रोक देती थी। तो वो लोग परेशान हो जाते थे, हाउ somebody can do like this। और वो एक सीन है उसमें, तो एक शिल्पा शुक्ला है, वो गुंडा रहती टीम की, बिंदिया नायक नाम रहता है, बिंदिया नायक। लास्ट पेनाल्टी स्ट्रोक जो है वो भारतीय हॉकी टीम का वो मारती है। तो शुरू में कुछ एक्शन होती है जिसमें मैं गोलकीपर को गाइड करता हूँ कि तुम खड़े रहना बेटा, ऐसे करके सीधे होके खड़े रहना, ऐसा करके मैं जब गाइड करता हूँ ना, कबीर खान गाइड करते हैं जब उसको, तो पूरा कैमरा पैन होता है, पीछे की तरफ जाता है और ये पेनाल्टी स्ट्रोक फेंकती है। वो हॉकी प्लेयर नहीं है, वो तो एक्ट्रेस है। उसने जिस तरीके से कोने में पेनाल्टी फेंकी, कोई कह नहीं सकता कि ये हॉकी प्लेयर नहीं। एक शॉट तक बिल्कुल उसने वो कोने में पेनाल्टी स्ट्रोक फेंकी। गोलकीपर को बोल दिया गया था कि आपको थोड़ा सा ऊपर डाइव मारना है। ऑस्ट्रेलियन गोलकीपर ने ऊपर डाइव मारी और हिंदुस्तान जो था वो जीता। पूरी की पूरी टीम आई, वो एक ही बार में वो पूरा का पूरा शॉट फिल्माया गया। बट each and every girl who worked in the movie did an exceptional job। बहुत अच्छा काम किया। और पहली मूवी थी जिसमें बिल्कुल स्पोर्ट्स सीन्स जो थे वो बहुत शिद्दत से और बहुत ईमानदारी के साथ में दर्शाए गए। हाँ, एकदम प्रॉपर सीन्स। बिकॉज मैंने काफी चीजें देखी, क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसपे मुझे ये पता चला कि थ्रू आउट द मैच में जितनी भी हॉकी खेली गई है, सारा का सारा आप ही ने ट्रेनिंग किया हुआ है। और आप सुबह 4 बजे उठते थे और 9:30 बजे सोते थे। मतलब सुबह 4 से 9:30, मतलब 4 से 6 शायद आप शाहरुख को ट्रेन करते थे और उसके बाद बाकी के लोगों को। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, लड़कियां तो बहुत, बारिश के समय में बारिश हो रही है वहां पर और हम लोग भाग रहे हैं मैरिन ड्राइव के ऊपर। मैरिन ड्राइव पे सबके थे, उनको भागना नहीं आता था।
वो तो कैट वॉक करना आता है, उन लोगों को भागना कहाँ से आता है। और सब कहती थी, सर ये प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? सर ये, मैंने बोला क्या हुआ? बोला ये कलर हमारा है ना डार्क हो रहा है। मैंने कहा ये फिल्म में बहुत अच्छा दिखेगा आपका। तो उनको जब बोलो ना आपकी फिल्म में अच्छा दिखेगा इस तरीके से ये और वो, तो मान जाते थे। एंड उनका पूरा फिटनेस प्रोग्राम वगैरह बनाया गया था। लड़कियों ने बहुत मेहनत की, सच में बहुत मेहनत की। सुबह 4 बजे उठ के वहां बोरीवली से आना, उसके बाद में दिन में वो पूरा का पूरा उनका रीडिंग सेशन होते थे। जो हरियाणवी लड़की अपनी पहाड़ की है, चित्रा शेरावत, तो उसकी क्लासेस चलती थी कि हरियाणवी कैसे बोलना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म था। यशराज फिल्म्स अपने आप में एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर है वो लोग, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड दैट एंटायर जर्नी बहुत बहुत अमेजिंग थी, बहुत अमेजिंग, और बहुत अच्छा हम लोगों के रिलेशन था और अभी भी है। नहीं, वो गेम जिस तरीके से आपने कोरियोग्राफ किया था इन टर्म्स ऑफ हॉकी, किस तरीके से खेलना है, मतलब दिखने में लग रहा था कि हाँ सच में कोई खिलाड़ी खेल रहा है। मतलब मी बीइंग अ ऑडियंस, मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार क्या गोल रोका यार, क्या मोमेंट है, क्या ड्रैग फ्लिक है, सुपर्ब यार, आउटस्टैंडिंग सर। थैंक यू सो मच। एक थोड़ा सा कसक रहेगी मेरे मन के अंदर। कसक दो बातों की थी। एक बात तो ये थी कि है ना, मैं चाहता था कि चक दे इंडिया का एक सीक्वल और बने। ये मैं भी कल सोच रहा था कि बन जाता तो मजा आता कि आफ्टर दैट मैच व्हाट हैपेंड विद कबीर खान, आगे क्या होता है, बीइंग दैट कोच, बिकॉज इट वाज द कोच जो ये मोमेंट लेके आया थ्रू आउट द टीम। तो वो जीत के बाद जब वो उतना तो दिखा दिया उन्होंने कि वो वापस उस गांव चले जाता है, सब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो बाद में क्या हुआ? आई प्रॉमिस यू कि वो जो चक दे इंडिया की जो मूवी है ना, उसकी जो उससे भी पावरफुल स्टोरी उसके बाद की है। ओके, फिर तो बननी चाहिए। हाँ, आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा भी हुआ। स्टोरी उस दिन आएगी जिस दिन है ना चक दे पार्ट 2 बनेगी, कभी कोई अप्रोच। श्योर मैन, हम प्रे करेंगे कि भैया जल्द से जल्द आए और हमें देखने को मिले या क्रिकेट के लिए। तो वैसे ही इंडियन हॉकी लीग भी थी, तो कहाँ क्या कमी रह गई? मतलब सब कुछ सही तो चल रहा था। हाँ, ये हॉकी इंडिया ने एक है ना हॉकी लीग चालू करी, हीरो हॉकी इंडिया लीग, और उसमें स्टार स्पोर्ट्स पर मुझे स्पेशल कमेंटेटर के रूप में बुलाया गया। अच्छा प्रयास था, बहुत बढ़िया प्रयास था। काफी अच्छे स्पॉन्सर्स आए और उन्होंने काफी पैसा भी डाला। लेकिन जो लोग मैनेज करते थे उस पैसे को और उस सारी चीजों को, उन्होंने कहीं ना कहीं पे स्पॉन्सर्स का दिल दुखाया, और उसमें बहुत सारा गफलत भी हुआ। ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी सक्सेस के बाद वो हॉकी इंडिया लीग कंटिन्यू नहीं हो पाई। एग्जैक्टली नहीं हो पाई। वो मालूम नहीं क्या हुआ। पहली बार जो था वो हमारे खिलाड़ी जो थे, वो जो वर्ल्ड के दिग्गज खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी, उनके साथ में खेलने का उनको मौका मिला, और उनका जो डर था उनके अंदर का जो था वो सब निकल गया। सारे जो खिलाड़ी थे उनके हाथ में फोन जो थे उनके ब्रांड्स चेंज हो गए, क्योंकि पैसा आना शुरू हुआ जब हॉकी इंडिया की लीग में, तो सब लोग आईफोन लेके घूमने लग गए बच्चे लोग। उनके हेयर स्टाइल जो थी वो एकदम से जबरदस्त फ्लैम्बॉयंट आ गई, कपड़े स्टाइल हो गई, पूरा मतलब चेंज हो गया था हॉकी का। तो एक बार ऐसा लगा कि हमारा गोल्डन पीरियड वापस आ रहा है, और उसका एडवांटेज जो था वो भारतीय हॉकी को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले, जिस तरीके से माहौल बना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसके अंदर बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारे वो था, तो जिसकी वजह से वो लीग जो थी वो बंद कर दी गई। और वो लीग बंद करने के बाद में धीरे धीरे करके लोगों ने फिर हॉकी के बारे में बात करना भी बंद कर दिया। अब जब भी ओलंपिक्स आते हैं, जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं, जब भी वर्ल्ड कप आते हैं, हमारी जो राष्ट्रीय भावना है वो
कुलांचे मान लगती है, कुलांचे मान हाँ। हाँ, आप ग्रास रूट लेवल पर देखें हम्म, तो आज भी इंदौर में एक मैदान नहीं है जहां पर बच्चे लोगों को आप सिखा हम्म, एक मैदान नहीं। इंदौर कितना बड़ा शहर है, आप हम्म, गूगल करके देख लें, हम्म, सबसे स्वच्छ शहर। हम्म, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ऐसा हम्म, बहुत सारी जगह है जहां पर आज भी टूटी हॉकी स्टिक से बच्चा हॉकी खेलता है। वहां पर टॉप लेवल पे क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं। जब तक इस लेवल पे काम नहीं होगा, यकीन मानना देश में इसी तरह से हॉकी चलती रहेगी। इसी तरह से जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप आएगा, हिंदुस्तान की टीम को कभी एंट्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ, तो ये है ना, सबका एक कंबाइंड एफर्ट मिले और उसमें कोई एक ऐसा आदमी आए जो इस बात को महसूस करे कि आजकल है ना, जो युद्ध हैं वो मैदानों में होते हैं, खेल के मैदानों में। और जब देश हारता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी नाक कट गई, करेक्ट। है कि नहीं? आप एक आदमी को चढ़ाते हो, ऐसा नहीं है। कितने आप कुछ अच्छे ऐसे प्रयास करिए जिससे जगह जगह पे एक है ना ऐसा युवा डेवलप हो जो बहुत तंदुरुस्त हो, बढ़िया हो, ये मोबाइल और ये सब खेलों से दूर अपने आप को अपने देश के खेलने के लिए तैयार करे। करेक्ट। तब तो होएगा रियली चक दे इंडिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये मेरा आखिरी सवाल सर, आपका एक मैसेज जो लोग आपकी तरह बहुत ही मशहूर हॉकी प्लेयर्स बनना चाहते हैं, जो देश के लिए खेलना चाहते हैं, तो आप क्या मैसेज दोगे ऐसे एस्पायरिंग हॉकी प्लेयर्स को? दोस्तों, मैं मीर रंजन नेगी, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना दरखास्त करता हूं कि आप अगर ग्राउंड में हॉकी खेलते हैं, हॉकी नहीं कोई भी खेल खेलते हैं, तो यकीन मानना आप इंडिया के लिए खेलें न खेलें, आप एक अच्छे इंसान के रूप में डेफिनेटली डेवलप। मैं समझता हूँ कि जो भी खिलाड़ी होता है वो कभी भी सुसाइड नहीं करता, जिंदगी में हारता नहीं है वो कभी भी, कोई भी खिलाड़ी रहे, क्योंकि वो रोज हारता है। उसके अंदर वो जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो सब लोगों से ज्यादा रहती है। और इसीलिए जब भी कॉर्पोरेट्स में या कहीं भी नौकरी का सवाल आता है तो पहले प्रेफरेंस उनको देते हैं जो कुछ खेलते हैं, दोज हू आर प्लेयर। तो अपना एटीट्यूड चेंज करना है आपको हर स्ट्रेस से बाहर आना है, आपको लाइफ स्किल्स अपने आप डेवलप करनी है। कुछ मत करिए, सिर्फ कोई भी एक खेल पकड़िए, मजबूत खेल, जैसे ओलंपिक स्पोर्ट बोलते हैं, और वहां मैदान में जाइए। और सबसे अच्छा जो है वो टीम स्पोर्ट होता है। बेसिकली टीम में स्पोर्ट से जो कॉमेडरी डेवलप होती है वो सिंगल्स के जो अकेले अकेले खेलते हैं वो उसमें वो बात नहीं रहती। तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को, यकीन मानिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और बहुत सारी स्कोप्स है। अगर आप खेलेंगे तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट विद द लेजेंड मीर रंजन नेगी, एंड दिस इज मी हमराज बोराई साइनिंग ऑफ. Keep listening to our podcast only on radiocity.in and other podcast platforms. Oh, he's good and what a shot! अरे ये नहीं रे, Clean ball. It was an in-swinger. क्या पका रहे हैं? Big appeal for caught behind and he's given it. अरे बंद कर रही। It's not a cricket podcast.